एसएफए का मूल तत्व। एसएफए का मूल तत्व स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मूल तत्व अनेक तत्वों के समायोजन से संपूर्णता का निर्माण। दूसरा, संपर्क का एक नियमित प्रणाली। तीसरा, परस्पर निर्भरता। चौथा, सर्वव्यापकता। पाँचवें, सीमाओं का अस्तित्व। छठा, बहुमूल्य संरचना। सातवें, बहुमूल्य प्रकार्य। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का आमिंड एंड पावेल द्वारा विश्लेषण। चित्र बैक वाला पेज पर। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का कार्य। डेविड स्टर्न के अनुसार आमिंड एवं पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य को आगत एवं निर्गत में विभाजित किया है। आगत के अंदर निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। एक में मांग के तहत 3 तत्व हैं। एक में वस्तु एवं सेवा के वितरण संबंधी मांग। दूसरा, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने संबंधी मांग। तीसरा, सहभागिता संबंधी मांग। एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, ईटीसी बनने संबंधित सरकार से मांग। एक में हो गए संचार संबंधी मांग, सरकार के कार्यों के बारे में सूचना एकत्रित करने संबंधी मांग। समर्थन इसमें सम्मिलित हैं। एक में भौतिक समर्थन, जैसे सरकार को टैक्स देना। दूसरा, सरकारी विधियों का अनुपालन करना, जिसे आज्ञाकारिता समर्थन कहा जाता है। तीसरा, सहभागिता समर्थन अर्थात मतदान में भाग लेना। चौथा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करना। पाँचवें, प्रतीकात्मक समर्थन अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक इत्यादि का सम्मान करना। प्रतिसंभरण प्रक्रिया का तात्पर्य है कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था आगत को निर्गत में परिवर्तित करता है। प्रतिसंभरण प्रक्रिया 2 स्तरों पर होता है। एक में राजनीतिक स्तर पर इसमें सम्मिलित हैं। एक में राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, जिससे व्यवस्था में स्थायित्व सुनिश्चित होती है। राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण एजेंट परिवार, धार्मिक संस्थान, स्कूल, कार्यस्थल, स्वैच्छिक संगठन, राजनीतिक दल एवं सरकारी संस्थान इत्यादि। हित प्रस्तुतिकरण। दूसरा, हित प्रस्तुतिकरण इसका तात्पर्य है कि किस प्रकार व्यक्ति या समूह राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अपने मांग प्रस्तुत करता है। इसमें संस्थागत हित समूह, गैर संस्थात्मक हित समूह इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, हित समायोजन। इसका तात्पर्य है कि निर्णय निर्माताओं के समक्ष उन मांगों की प्रस्तुति जिस पर उसे निर्णय लेना है। चौथा, राजनीतिक संचार। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न समूहों के द्वारा की गई मांगों से सरकार को अवगत कराना। इसका महत्वपूर्ण अभिकरण है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि। सरकारी स्तर पर प्रतिसंभरण प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। एक में विधि निर्माण, दूसरा विधि क्रियान्वयन, तीसरा विधि अधिनिर्णय। राजनीतिक व्यवस्था का निर्गत। एक में विनियामात्मक कार्य इसमें सम्मिलित हैं। मानवीय व्यवहारों को नियमित एवं नियंत्रित करना। दूसरा, वितरणात्मक निर्गत कार्य इसमें सम्मिलित है, सरकारी वस्तु एवं सेवाओं का वितरण करना। तीसरा, विदोहात्मक निर्गत कार्य, कर संग्रह करना। चौथा, प्रतीकात्मक निर्गत कार्य अर्थात राजनीतिक प्रतीकों का समय समय पर प्रदर्शन करना। तुलनात्मक राजनीति में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की उपयोगिता। डेविड स्टर्न, आमिंड एवं पावेल राजनीतिक विश्लेषण के लिए आगत निर्गत रूप का सहारा लेते हैं। ये सभी विचारक पश्चिमी देशों के प्रारूप को आदर्श प्रारूप मानते हैं। उनके अनुसार विकासशील देश भी इसी प्रारूप का अनुसरण कर रहे हैं। इन विचारकों का मानना है कि संतुलन एवं असंतुलन सभी राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा चलते रहता है। इसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य 4 आधार पर तुलना की जा सकती है। एक में व्यवस्था की क्षमता अर्थात व्यवस्था किस हद तक आगत को निर्गत में
परिवर्तित कर सकती है। दूसरा, प्रतिसंभरण प्रक्रिया अर्थात मांग को किस हद तक आगत इनपुट से निर्गत आउटपुट में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसके द्वारा संतुलन के बारे में पता चलता है। यदि संतुलन नहीं है तो व्यवस्था टूट जाता है। व्यवस्था अस्थायित्व अर्थात आगत एवं निर्गत के मध्य उचित सामंजस्यता, जिससे व्यवस्था लंबे समय तक चलते रहता है। तीसरा, व्यवस्था अनुकूलन। ऐसी व्यवस्था में लोगों का व्यवस्था के प्रति हीन भावना उत्पन्न नहीं होता है जब आगत और निर्गत के मध्य संतुलन बना रहता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का तुलनात्मक राजनीति में महत्व। एक समेकित सिद्धांत का विकास करने का प्रयास जिससे सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सके। दूसरा, इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था तथा इनके उपव्यवस्था के मध्य परस्पर निर्भरता को समझा जा सकता है। इसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है। इससे नवीन अवधारणाओं का भी विकास किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की आलोचना। यंग गुल्डेनर, जॉन रेक्स, एस.पी. वर्मा, सी.पी. भामसी, जेसी जोहरी, एम. लेविस, डब्ल्यू.सी. और रॉन्सीमान हाल्ट टर्नर इत्यादि ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का निम्नलिखित आधार पर आलोचना किया था। एक में रूढ़िवादी एवं परिवर्तन विरोधी। दूसरा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के द्वारा तृतीय विश्व के देशों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसके द्वारा विभिन्न संरचनाओं का परस्पर अंतर निर्भरता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किस हद तक कार्य किया गया इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। पाँचवें, साम्यवादी प्रारूप के विपरीत, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रवर्तक साम्यवादी व्यवस्था को आधुनिक प्रारूप नहीं मानता। छठा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के प्रवर्तक पश्चिमी देशों के प्रारूप को आदर्श प्रारूप मानता है। सातवें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच संतुलन का समर्थक है जबकि वास्तविक समाज में सदैव संघर्ष एवं असंतुलन बना रहता है। आठवें, जटिल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच राजनीतिक संकट, राजनीतिक क्षरण, क्रांति इत्यादि का अध्ययन नहीं कर सकता। नौवें, यह राजनीतिक मूल्य, लक्ष्य एवं आदर्शों की अनदेखी करता है। इसके द्वारा वर्ग संघर्ष का अध्ययन नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक मूल्य निरपेक्ष उपागम है। इसका लक्ष्य संपूर्ण विश्व के लिए एक समान संरचना प्रस्तुत करना है जिससे विभिन्न व्यवस्थाओं का तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। राजनीतिक संचार या साइबरनेटिक उपागम या कार्ल डाइज का उपागम या संचार तंत्र। क्वेश्चन, राजनीतिक संचार उपागम का तुलनात्मक राजनीति में महत्व को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, कार्ल डाइज के उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण करें। परिचय। संचार उपागम का विकास सर्वप्रथम अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया गया। तत्पश्चात विभिन्न विचारकों के द्वारा इसे सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया गया। संचार उपागम का मानना है कि व्यक्ति, समूह, जीव जंतु सब में एक विशेषकर की नियमितताएं पाई जाती है जिसका अध्ययन कर एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था में भी सूचना के आधार पर विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह वर्तमान, भूत एवं भविष्य के घटनाक्रम भी एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसका अध्ययन कर एक नियमित सिद्धांत का विकास किया जा सकता है। संचार उपागम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक में राजनीतिक के केंद्र बिंदु शक्ति नहीं बल्कि मानवीय संयोजन है। दूसरा, अवधारणा का अनुभाविक तत्वों पर जोर अर्थात नियमितता, सत्यापन, मानचित्र, डायग्राम इत्यादि के आधार पर सिद्धांत का विकास करना। तीसरा, संचार उपागम का अध्ययन क्षेत्र किसी स्तर तक सीमित न होकर यह व्यक्ति, संगठन, समूह, राज्य इत्यादि का अध्ययन करता है। संचार उपागम का संरचना। संचार उपागम का संरचना एवं प्रकार। आमेंड एवं पावेल ने अपनी पुस्तक कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच में राजनीतिक संचार के निम्नलिखित संरचनाओं का उल्लेख किया है। एक में अनौपचारिक या व्यक्तिगत संरचना। दूसरा, परंपरागत सामाजिक संरचना अर्थात परिवार, गांव, समूह, जनजाति, जाति, समुदाय इत्यादि। तीसरा, राजनीतिक निर्गत संरचना अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा, आगत संरचना अर्थात राजनीतिक दल, दबाव समूह। पाँचवें, प्रतिसंभरण संरचना अर्थात मास मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन इत्यादि। राजनीतिक संचार का कार्ल डाइज का प्रारूप।
20वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़ गया है। विश्व के किसी एक भाग की घटना दूसरे भाग को प्रभावित करता है। कार्ल डाइच की इसी अवधारणा अर्थात सूचना तंत्र पर आधारित है। उनके अनुसार किसी भी निर्णय का हृदय अर्थात केंद्रीय बिंदु सूचना होती है, जिसे निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इन्वायरमेंट फीडबैक यहाँ DPU DMS इन्वायरमेंट कार्ल डाइच मॉडल। DPU मतलब डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, DMS मतलब डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इन्वायरमेंट में डाटा प्रोसेसिंग यूनिट और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। कार्ल डाइच प्रारूप की मूलभूत अवधारणा। एक में प्रक्रियात्मक संरचना से संबंधी अवधारणा। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अनेक सक्रिय संरचनाओं का समूह होता है, जिसके माध्यम से सूचना का प्रवाह होता है। इसी सूचना के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इन संरचनाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक में संग्रही व्यवस्था, रिसेप्शन सिस्टम, अर्थात वह स्थान जहां आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से सूचना प्राप्त किया जाता है। यहाँ उसी प्रकार का सूचना को लिया जाता है जो प्रकार्य फंक्शन के लिए प्रासंगिक होता है। दूसरा, स्मृति मूल्य संरचना, मेमोरी वैल्यू स्ट्रक्चर। इस संरचना में सूचना को मूल्य के साथ अर्थात प्रथा, परंपरा, नैतिकता के साथ इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा, निर्णय निर्माण संरचना, अर्थात जहाँ वास्तविक निर्णय लिया जाता है। चौथा, प्रवाहक संरचना, इफेक्टिव स्ट्रक्चर, अर्थात जहाँ निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। पाँचवें, प्रवाह से संबंधित अवधारणा, अर्थात पर्यावरण से सूचनाओं को प्राप्त करना। निर्णय परिणाम से संबंधित अवधारणा, अर्थात निर्णय का पर्यावरण पर प्रभाव। प्रतिसंभरण फीडबैक से संबंधित अवधारणा, अर्थात निर्णय पर पर्यावरण की प्रतिक्रिया, यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। राजनीतिक संचार की गतिविधियों का परिणाम निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। एक में भार लोड, निश्चित समय में सरकार पर मांग, जिसे रोजगार, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली सुविधा इत्यादि। दूसरा, पश्चात लैग, की गई मांग से कम देना। तीसरा, अग्रता, गेन, की गई मांग से अधिक देना। चौथा, गेट कीपिंग, द्वारपाल, जनता की बहुत से मांगों को बीच में ही रोक देना। पाँचवें, व्यवस्था संतुलन, आगत एवं निर्गत के बीच सामंजस्यता। छठा, व्यवस्था भंग हो जाना। सातवें, मांग से बहुत कम सरकार के द्वारा जनता को देना। आठवें, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में सरकार असफल, ऐसे स्थिति में क्रांति भी हो सकती है। कार्ल डाइच के प्रारूप की विशेषता। एक में राजनीति की नवीन परिभाषा। दूसरा, समाज एक यंत्र है। तीसरा, सरकार की नवीन विचार, अर्थात सूचनाओं को संग्रह कर उसके आधार पर निर्णय लेना, न कि शक्ति के आधार पर। चौथा, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अनेक छोटे छोटे सूचना तंत्र। पाँचवें, व्यवस्था संतुलित न होकर एक समान गति से काम करती है। कार्ल डाइच प्रारूप की आलोचना। एक में यांत्रिक उपागम, अर्थात समाज की तुलना मशीन से नहीं किया जा सकता। दूसरा, जटिल उपागम, अर्थात इसे आम लोगों से आसानी से नहीं समझ सकते। तीसरा, कार्ल डाइच द्वारा प्रयुक्त शब्दावली का अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। चौथा, शक्ति की अवधारणा की अनदेखी। पाँचवें, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अपर्याप्त। छठा, इसके द्वारा समाज की विशिष्ट वर्ग का अध्ययन नहीं किया जा सकता। सातवें, निर्णय का समाज पर प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष में राजनीतिक विज्ञान में अभी तक शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। कार्ल डाइच ने इसके स्थान पर सूचना को प्रमुखता दी। सूचना के बल पर ही सामाजिक निर्णय लिया जाता है। आधुनिक काल में संपूर्ण विश्व सूचना तंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ चुका है। सूचना प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और निर्णय बदलने के लिए बाध्य करती है। यह उपागम राजनीतिक विज्ञान के आधार क्षेत्र को विस्तृत करते हुए एक निश्चित दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन में कुलदीप फाड़िया या साहित्य भवन प्रकाशन रहा। एक में साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। दूसरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। तीसरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम। चौथा यूरोपियन यूनियन EU। पाँचवें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO। छठा ब्रेटन वुड सिस्टम। एक में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा वर्ल्ड बैंक। तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। टोटल रट जाना है नाफ्ता, खुद से करना है नाफ्ता, अफ्रीकन यूनियन, बिम्स्टेक, ARC, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, CATO, G20, G7, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, ब्रिक्स, सार्क विश्व के अन्य संगठनों में से सबसे असफल संगठन है, विवेचना करें। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सार्क की सफलता एवं असफलता का विवेचन करें। फॉर्मेट में सार्क के परिचय, सार्क का उद्देश्य, सार्क का सिद्धांत, सार्क की उपलब्धियां, सार्क की संस्थाएं, सार्क की असफलताएं, कारण, सार्क का भविष्य। परिचय में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क 8 देशों का संगठन है। बांग्लादेश के पहल पर दक्षिण एशिया के 7 देश नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश द्वारा 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई। अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 2004 में इस्लामाबाद 12वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद समाप्ति की स्वीकृति तथा साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता पर हस्ताक्षर किए गए। इसे जनवरी 2006 से लागू हुआ तथा 31 दिसंबर 2015 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाना था। इसमें सभी प्रकार के सीमा शुल्क को समाप्त कर एक साझा बाजार की बात की गई थी। पहले चरण में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका 7 वर्षों में अपने शुल्क को घटाकर 0 से 5% करेगा तथा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल के लिए अपना बाजार खोलेगा। इसमें संवेदनशील सूचियों अर्थात उन उत्पादों का निर्धारण जिन पर शुल्क में कटौती नहीं की जाएगी, उत्पत्ति के नियम, कम विकसित देशों को होने वाले राजस्व हानि के संबंध में क्षतिपूर्ति व्यवस्था, साफ्टा मंत्रिपरिषद का भी निर्धारण किया जाएगा जिससे कि सार्क क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। 1997 में सार्क के 4 देशों भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्रोथ क्वाड्रिलेटरल विकास चतुर्भुज की स्थापना की गई। 2004 में सार्क को संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। सार्क की असफलताएं। सार्क विश्व के सबसे असफल संगठनों में से एक है। इनके पीछे निम्नलिखित कारण है। सार्क की स्थापना से पूर्व ही इसके सदस्यों का उद्देश्य गलत था। जैसे पाकिस्तान सार्क के मंच पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाना चाहता था। नेपाल व्यापार एवं परागमन संधि पर भारत पर दबाव बनाना चाहता था। श्रीलंका तमिल मुद्दे पर तथा बांग्लादेश गंगाजल मुद्दे पर भारत के साथ सौदेबाजी करना चाहते थे। 1985 से पूर्व 1983 में भारत ने जब सार्क की स्थापना की पहल की थी तो कोई भी देश इसमें रुचि नहीं दिखाया था, परंतु 1985 में जब जनरल इरशाद ने इसकी स्थापना की पहल की तो सभी देशों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर सहमति दी। भारत ने भी यह सोचकर सहमति प्रदान किया कि इसका पहल एक छोटे देश के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए कोई भी भारत पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि भारत बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे आसियान, EU, नाफ्ता इत्यादि के परस्पर व्यापार उसके वैश्विक व्यापार से अधिक होता है। जैसे EU का परस्पर, यूरोपियन यूनियन का परस्पर व्यापार 67 से 69%, 67 to 69%, और नाफ्टा 27%, आसियान 27 से 29%,
जबकि सार्क सदस्यों के मध्य परस्पर व्यापार उनके वैश्विक व्यापार का 4% से 5% होता है। सार्क एक अत्यधिक असंतुलित एवं भारत अभिकेंद्रित संगठन है, क्योंकि सार्क के 75% से ज़्यादा जनसंख्या, 77% जीएनपी तथा 75% भूभाग भारत के पास है। इसीलिए यदि भारत सार्क में सक्रिय भूमिका निभाता है तो उस पर बड़े भाई बनने का आरोप लगाया जाता है। इसीलिए भारत का व्यापार सार्क की अपेक्षा अन्य देशों से अधिक है। सार्क का उद्देश्य। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 में उद्देश्य अंतर्निहित है, जो निम्नलिखित है। 1 में दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर का विकास। 2, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना तथा सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व की क्षमता के विकास का अवसर प्रदान करना। 3, दक्षिण एशिया के लोगों के मध्य सामूहिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना। 4, परस्पर विश्वास, समझ एवं एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सद्भावना। 5 में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग। छठा अल्प विकसित देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। 7 में सामाजिक हितों के मुद्दों पर परस्पर संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना। और 8 में अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के सिद्धांत। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। 1 में परस्पर सहयोग एवं समानता। 2, सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता। 3, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4, आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। 5 में सदस्य देशों का किसी भी अन्य सदस्य देशों से इस प्रकार का सहयोग जो द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। 6, द्विपक्षीय एवं विवादास्पद मामलों को सार्क की मंच पर नहीं उठाया जाएगा। सार्क की संस्थाएं। सार्क की प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन होता है तथा मेजबान देश ही सार्क की 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता करता है। सार्क के महासचिव का चुनाव अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार किया जाता है। वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा उनका दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकता। सार्क के प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल ए हसन थे। महासचिव सचिवालय का मुखिया होता है। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। इसके अतिरिक्त सार्क के विदेश सचिवों का एक अस्थायी समिति होता है, जिसका कार्यक्रमों की तिथियां निश्चित करना, धन की व्यवस्था करना, कार्य योजनाओं का समन्वय करना इत्यादि हैं। तकनीकी समिति का कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करना, समन्वय स्थापित करना तथा मॉनिटरिंग करना। सार्क की वित्त कोष में मॉनिटरिंग फंड में सर्वाधिक योगदान भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका 11%, भूटान एवं मालदीव का 5%। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष HM इरशाद थे, तथा द्वितीय 1986 में बेंगलुरु में राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। सार्क की उपलब्धियां। सार्क की स्थापना 1985 में उस गंभीर वातावरण में हुई जब सदस्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंध था। सभी विभिन्न आंतरिक समस्याओं जैसे भारत में खालिस्तान आंदोलन, जम्मू कश्मीर में विद्रोह, पाकिस्तान में सैनिक शासन, धार्मिक कट्टरतावाद, भारत विरोधी तत्व, बांग्लादेश में सैनिक तानाशाही एवं राजनीतिक गतिरोध, नेपाल में राजनीतिक गतिरोध तथा श्रीलंका में जातीय समस्या एवं तमिल समस्या एवं जातीय हिंसा थी। सार्क ने उपरोक्त सभी दबावों एवं गतिरोधों से ऊपर उठकर दक्षिण एशिया को एक सकारात्मक सोच, सामाजिक आर्थिक सहयोग एवं विकास का अवसर दिया। सभी देशों ने विभिन्न सम्मेलनों में अवैध व्यापार, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा के समाप्ति हेतु मुद्दों को उठाया तथा सूचना प्रसारण, पर्यटन, विद्यार्थियों को सुविधा, प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए खाद्य भंडारण, बच्चों एवं स्त्रियों की दशा में सुधार, वित्त, निवेश एवं व्यापार को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए। सार्क द्वारा निम्नलिखित वर्षों को उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसे 1 में 1991 में सार्क पुनर्वास वर्ष, दूसरा 1992 में सार्क पर्यावरण वर्ष, 1993 में सार्क निर्योग्य व्यक्ति वर्ष, 1995 में गरीबी निवारण वर्ष, 5 में 2007 में हरित दक्षिण एशिया वर्ष, 6 2006 से 2015 सार्क गरीबी समाप्ति दशक, 7 में 2010 से 2020 सार्क सदस्यों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने का दशक इत्यादि। सार्क ने अपने 7वें शिखर सम्मेलन में अंतर
क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा पर हस्ताक्षर किया। इसे 1995 के नई दिल्ली के 8वें शिखर सम्मेलन में 7 दिसंबर 1995 से लागू कर दिया गया था। सार्क देशों ने 226 वस्तुओं पर शुल्क घटाकर आपसी व्यापार करने का निर्णय लिया। भारत ने 106, पाकिस्तान 35, श्रीलंका 31, मालदीव 70, नेपाल 14, बांग्लादेश 12, भूटान 11 वस्तुओं पर कम शुल्क लगाना स्वीकार किया। पीटीए प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक। दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। भारत पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा, संदेह, नफरत की भावना के कारण सार्क को विकास अवरुद्ध रहा। जैसे भारत में 2015 काठमांडू सम्मेलन में सार्क सैटेलाइट, सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इत्यादि का प्रस्ताव रखा, परंतु पाकिस्तान के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो पाया। फलस्वरूप 2001 में भारत की पहल पर दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सीमावर्ती संयोजकता कनेक्टिविटी में सुधार करके सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करके क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना आधारित भागीदारी में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका को एक साथ लाया। मनीला फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी इसका सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इससे अतिरिक्त भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान ने विकास चतुर्भुज का भी निर्माण किया था, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को तीव्र गति से बढ़ावा दिया जा सके। बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक। सार्क के मंच पर पाकिस्तान का असहयोगात्मक प्रवृत्ति के कारण भारत की पहल पर 1997 में बिम्स्टेक का निर्माण किया गया। प्रारंभ में श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था। श्रीलंका का मानना था कि इससे सार्क कमज़ोर हो जाएगा, परंतु भारत के समझाने के बाद श्रीलंका एवं थाईलैंड इस संगठन में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का समूह है। 1997 में उप क्षेत्रीय समूह के रूप में इसका गठन बैंकॉक में किया गया और इसे बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया। म्यांमार जून 1997 में उद्घाटन बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और उसी वर्ष में बैंकॉक में हुए एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक में उसे एक पूर्ण सदस्य के रूप में उसे एक संगठन में शामिल किया गया, जिसके कारण इस समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। दिसंबर 1998 में ढाका में दूसरी मंत्री स्तरीय बैंकॉक में नेपाल को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2004 में नेपाल एवं भूटान को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। उद्घाटन बैठक के बाद अब तक केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए। 2004 बैंकॉक थाईलैंड में, 2008 नई दिल्ली भारत में, 2010 नापीता म्यांमार में और 2018 में काठमांडू नेपाल में। बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक का महत्व। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच एक संपर्क का काम करता है और इस प्रकार 2 क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य कर सकता है। दूसरा, सार्क के 2 प्रमुख देशों भारत एवं पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण सार्क एक असफल संगठन रहा। बिम्स्टेक सार्क से पाकिस्तान को हटाकर बनता है और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को कम नहीं करेगा। तीसरा, बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई देशों को दक्षिण पूर्व एशिया की 2 बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जैसे म्यांमार एवं थाईलैंड के साथ एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, भारत के दृष्टिकोण से बिम्स्टेक की सफलता का मतलब उत्तर पूर्व भारत के माध्यम से बड़ी मात्रा में व्यापार होगा। यह आगे उत्तर पूर्व के आर्थिक विकास और शेष भारत और दुनिया के साथ एकीकरण का नेतृत्व करेगा। सार्क के असफल के बारे में। उपरोक्त असफलता एवं अविश्वासों, तनावों, झगड़ों, गरीबी, अशिक्षा
अपरिपक्वता, पिछड़ापन आदि से दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका सीमित एवं नगण्य बनी हुई है। सार्क की स्थापना यूरोपीय संघ की एकीकरण को आदर्श मानकर की गई थी, परंतु यूरोपियन यूनियन आपसी विश्वास, सामूहिकृत प्रभुसत्ता, सामाजिक आर्थिक एकीकरण के आधार पर यूरोपियन एकता और समृद्धि, परिपक्व राजनीति सोच एवं नेतृत्व तथा लगातार टिकाऊ विकास जैसे स्तंभ पर विकसित हुआ है। जब तक दक्षिण एशिया के देश ऐसे ही स्तंभ निर्मित नहीं करते, सार्क को यूरोपियन यूनियन की तरह विकसित करना एक सपना ही रहेगा। जब तक सार्क सदस्यों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता, तब तक सार्क की सफलता संदिग्ध है। सार्क को सफल संगठन बनाने के लिए सभी देशों को अधिक समझ और सहयोग से कार्य करते हुए अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को अधिक तीव्र एवं व्यापक बनाना होगा तथा आपसी विश्वास एवं एकता की भावना को विकसित करना होगा। विशेषकर भारत पाकिस्तान संबंधों को अधिक सहयोगात्मक बनाना होगा, तभी सार्क का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिम्स्टेक की सीमाएं। अब अगला है बिम्स्टेक की सीमाएं। 1997 में गठन के बाद भी यह संगठन सक्रिय नहीं है। अभी तक केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं, 2004, 2008, 2014, 2018। इसके अलावा शिखर सम्मेलन को बात की दुकान के रूप में माना जाता है, जिसमें कोई समापन समझौते नहीं होते। प्राकृतिक बाधाओं एवं खराब बुनियादी ढांचे के कारण दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व भारत में भौतिक संपर्क की कमी, भौतिक संपर्कों के बिना समृद्ध बंगाल की खाड़ी समुदाय का वादा एक दूरदर्शी सपना है। म्यांमार और थाईलैंड आसियान का हिस्सा है, जो एक प्रभावी संगठन है और इस प्रकार उनके आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों को आसियान के माध्यम से बेहतर ढंग से पूरा किया जाता है। भारत के अलावा बिम्स्टेक के अन्य सदस्यों पर चीन का अत्यधिक प्रभाव है। चीन यह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव में वृद्धि हो। सार्क सदस्य राष्ट्रों को यह डर है कि अपने भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अन्य क्षमताओं के आधार पर सार्क के सदस्य को भारत अस्थिर कर सकता है, क्योंकि सार्क सदस्यों को सांस्कृतिक जड़ भारत है। सार्क राष्ट्रों में भारत सबसे विकसित राष्ट्र है। सार्क राष्ट्रों के द्वारा एक ही तरह के उत्पाद जैसे भारत श्रीलंका द्वारा चाय एवं कॉफ़ी, भारत एवं बांग्लादेश द्वारा जूट एवं वस्त्र इत्यादि का निर्माण किया जाता है, जिससे इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। भारत एवं सार्क सदस्यों के बीच व्यापार संतुलन सदैव भारत के पक्ष में होता है, क्योंकि सदस्य राष्ट्रों का तकनीक इतना विकसित नहीं है कि वह भारत को निर्यात कर सकें। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य परस्पर संदेह, अविश्वास, दुश्मनी, आतंकवाद, सीमा पर तस्करी, अवैध व्यापार इत्यादि को दोनों देशों के मध्य संबंधों को सामान्य बनने नहीं देता। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान ने इस्लामिक बंधुत्व के नाम पर भारत विरोधी तत्व सार्क सदस्यों द्वारा विकृत राष्ट्रों का समर्थन किया जाता है, जैसे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश द्वारा चीन का, भारत एवं जापान द्वारा ईरान का। कई बार सम्मेलनों को परस्पर विद्वेष के कारण अचानक स्थगित कर दिया गया है, जैसे 1991, 1992, 1994, 1999, 2001, 2003, 2016 से अब तक, जिससे सार्क की व्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन, जो 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना था, सदस्य राज्यों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। भारत में सीमा पार आतंकवाद के आरोप पर पाकिस्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका ने शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के लिए भारत का अनुसरण किया। नेपाल केवल एकमात्र देश था जिसने सार्क शिखर सम्मेलन 2016 का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि नेपाल सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार नहीं कर सकता था, क्योंकि नेपाल 2016 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। भारत ने इस तरह की फैसला पठानकोट एवं उरी आतंकवादी हमला के परिप्रेक्ष्य में किया। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्वेश्चन, पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में भारत आसियान संबंधों का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, भारत आसियान संबंधों में चीन एक महत्वपूर्ण कारक है। फॉर्मेट, परिचय। द्वितीय शीत युद्ध के काल में भारत आसियान संबंध, शीत युद्धोत्तर काल में भारत आसियान संबंध। में भारत को पूर्व की ओर देखो नीति क्यों? में पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत द्वारा उठाई गई कदम। एफ में भारत की नीतियों के कारण आसियान ने भारत को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की। जी में भारत के आसियान नीति में चीनी तत्व
एच में पूर्व की ओर देखो नीति का द्वितीय चरण या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आई में पूर्व की ओर देखो नीति में अमेरिकी तत्व जे में हाल की वर्षों में पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत के द्वारा उठाई गई कदम। परिचय। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस द्वारा विश्व बैंक की पहल पर किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करना तथा इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना तथा महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से इसे दूर रखना था। 1997 में ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा कंबोडिया का इसमें सम्मिलित होने के बाद इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। एशियन टाइगर में एशियन कंट्री। शीत युद्ध काल में भारत आसियान संबंध। इस दौरान दोनों के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि संपूर्ण 2 गुटों में बटा हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट ने यह सिद्ध कर दिया था कि विश्व शांति कभी भी संकट में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया जबकि आसियान देशों का झुकाव अमेरिका की ओर था। भारत सोवियत संघ का समर्थक था जबकि आसियान अमेरिकी समर्थक। आसियान के द्वारा भारत 1974 के परमाणु परीक्षण का भी विरोध किया गया परंतु 1998 के परमाणु परीक्षण का आसियान के देशों ने कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया। क्यूबा मिसाइल संकट। आगे शीत युद्धोत्तर काल में भारत आसियान संबंध। एक में 1993 में भारत को आसियान में आंशिक भागीदार का दर्जा दिया गया जिसके तहत यदि कोई भी आर्थिक नीति भारत से संबंधित होगी तो भारत को सूचित किया जाएगा। दूसरा, भारत को आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार का दर्जा दिया गया जिसके तहत आसियान के सभी आर्थिक नीतियों में भारत को सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा, आसियान रीजनल फोरम ARFT की सदस्यता। चौथा, समेकित आर्थिक साझेदार समझौता वार्ता पर हस्ताक्षर। 5 2010 में भारत आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जो 2016 में लागू हो गया। छठा, वर्तमान में भारत आसियान के मध्य परस्पर व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्यों। एक में नेहरूवियन आर्थिक नीति की असफलता जिससे इस नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अत्यधिक मंद हो गई। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन से पूर्व भारत एवं सोवियत संघ के बीच परस्पर व्यापार 7.84 बिलियन रुपीज का होता था जो विघटन के पश्चात घटकर 3.4 बिलियन रुपीज हो गया। तीसरा, 1991 से पूर्व भारत एकल टोकरी नीति का अनुसरण करती थी जिसके तहत भारत मुख्यतः महाशक्तियों के साथ व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों पर जोर देता था। चौथा, खाड़ी संकट जिससे भारत को अपने कच्चा तेल के निर्यात के लिए नए बाजार का तलाश करना पड़ा। पाँचवें राजनीतिक अस्थायित्व। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 1.1 बिलियन डॉलर रह गया था जो भारत के 11 दिनों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए पर्याप्त था। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण भारत के समक्ष आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हो गई और इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत ने IMF के दबाव में घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाया तथा बाह्य क्षेत्र में बहु टोकरी नीति का अनुसरण किया जिससे भारतीय निर्यात में वृद्धि हो सके। इसी बहु टोकरी नीति के तहत आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे अपारंपरिक बाजार पर जोर दिया गया। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत द्वारा उठाई गई कदम। एक में बिम्स्टेक की स्थापना तथा इसमें आसियान के 2 सदस्यों म्यांमार और थाईलैंड को सम्मिलित किया गया। दूसरा, तनु कलेमाओ रोड अर्थात भारत म्यांमार मित्रता रोड का निर्माण। तीसरा, म्यांमार के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण का अनुसरण। चौथा, मेकांग गंगा परियोजना। 5 में आसियान के छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना उठाए गए। भारत के द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के फलस्वरूप आसियान ने भारत को 1993 में आंशिक वार्तालाप साझेदार का दर्जा। दूसरा, 1995 में पूर्ण वार्ता साझेदार का दर्जा। तीसरा, IRF की सदस्यता। चौथा, CEPA पर हस्ताक्षर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 5 में 2010 में FTA पर हस्ताक्षर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 5 में वर्तमान में भारत एवं आसियान के मध्य परस्पर व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर। भारत की आसियान नीति में चीनी तत्व। चीन आसियान के अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर मानता है
और किसी भी शक्तिशाली देश में बढ़ते प्रभाव को वह अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझता है। जबकि आसियान के 5 देशों के साथ स्पार्टले द्वीप को लेकर विवाद है। उसी तरह शिंकाकू द्वीप को लेकर चीन एवं जापान के मध्य विवाद है। ऐसी परिस्थिति में शीत युद्ध के दौरान आसियान एवं जापान का झुकाव अमेरिका के प्रति था, परंतु शीत युद्धोत्तर काल में बढ़ती हुई भारत अमेरिकी संबंधों के मध्य नज़र आसियान एवं जापान भारत की ओर झुक रहे हैं, जिसे चीन अपने लिए खतरा मानता है तथा भारत को संतुलित करना चाहता है। इसी संदर्भ में चीन की मोती माला का सिद्धांत एवं फेंसिंग इंडिया सिद्धांत है, जिसके तहत चीन भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को संतुलित करने के लिए यह वांछनीय है कि भारत का आसियान एवं जापान के साथ संबंधों में विकास हो। पूर्व की ओर देखो नीति का द्वितीय चरण। पूर्व की ओर देखो नीति के सफलता से उत्साहित होकर भारत ने द्वितीय पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया, जिसके तहत जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर इत्यादि देशों को सम्मिलित किया गया। द्वितीय पूर्व की ओर देखो नीति के कारण ही भारत एवं जापान के बीच सुरक्षा संधि संपन्न हुई। जापान का अमेरिका के बाद किसी दूसरे देश से यह प्रथम सुरक्षा संधि है, जिसके साथ साथ दोनों देश मालाबार श्रेणी के बारे में सैनिक युद्धाभ्यास में भी सम्मिलित है, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य चीन के बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना है। सत्ता में आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की ओर देखो नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, जो पूर्व की ओर देखो नीति का ही प्रसार है। इसके तहत भारत एवं आसियान के मध्य हुई समझौता के क्रियान्वयन पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है और उत्तर पूर्व भारत को आसियान के देशों के साथ व्यापार एवं वाणिज्य के लिए केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की ओर देखो नीति में अमेरिकी तत्व। भारत अमेरिका के साथ चीन को हिंद महासागर एवं दक्षिणी चीनी समुद्र क्षेत्र में संतुलित करना चाहता है। भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर के बीच मालाबार श्रेणी को नौसैनिक युद्धाभ्यास भी आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है। अमेरिका यह नहीं चाहता है दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभुत्व स्थापित हो। इस कारण अमेरिका ने ONGC, VL ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड तथा वियतनामी तेल कंपनी के बीच दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन कार्यों का चीनी विरोध का आलोचना किया था। वर्तमान में अमेरिका स्वर्ण चतुर्भुज USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को अत्यधिक बढ़ावा दे रहा है, जिससे आसियान क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में भारत आसियान संबंधों में तेजी से विकास हो रही है, जिसे अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है। आसियान देश भारत को भविष्य में चीन के विकल्प के रूप में भी देखता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीनी एक गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है। हाल के वर्षों में भारत आसियान संबंध एक में आसियान भारत संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुक्त व्यापार समझौता है। दूसरा, यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के 10 सदस्य देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार के लिए समझौता है और यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। इसकी आलोचना की जाती है कि समझौता आसियान देशों के पक्ष में है, क्योंकि आसियान देशों की अर्थव्यवस्था वस्तुओं के उत्पादन में अधिक प्रतिस्पर्धी है। वर्तमान में आसियान और भारत सेवाओं में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे भारत को लाभ पहुँचने की उम्मीद है। भारत आसियान वार्ता। भारत और आसियान के बीच संवाद तंत्र 1992 में शुरू हुआ। भारत और आसियान ने 2017 में अपनी वार्ता साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 2017 में आसियान के गठन के 50 साल पूरे हुए। साझी मानव मूल्य सामान्य भाग के विषय पर एक स्मरणीय शिखर सम्मेलन 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2018 की गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आसियान के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए तथा भारत एवं आसियान के बीच दिल्ली घोषणापत्र जारी हुआ। दिल्ली घोषणापत्र
एक में दक्षिण चीन सागर में नौ परिवहन की स्वतंत्रता में भारत एवं आसियान एक दूसरे को सहयोग करेगा। ज्ञातव्य है कि चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। दूसरा, RCEP व्यापारी संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और आसियान ने 2018 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के त्वरित समापन का फैसला किया, जिससे दोनों के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत आसियान व्यापार अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी कम। राजमार्ग परियोजना। भारत और आसियान भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के त्वरित समापन की दिशा में भी कार्य करेंगी। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में इस त्रिपक्षीय राजमार्ग को भी विस्तारित करने का भी निर्णय लिया गया। समुद्री सहयोग बैठक में आसियान एवं भारत के बीच समुद्री परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके लिए बंदरगाहों और समुद्री सैन्य तंत्र के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ASEAN+3 आसियान राष्ट्र पड़ोसी देशों को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कारण ASEAN+3 की कल्पना की गई और इसमें आसियान देशों के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। ASEAN+6 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत को शामिल करने के लिए ASEAN+3 को और विस्तारित किया गया है, जिससे ASEAN+6 का गठन किया गया। पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ASEAN+6 देशों के नेताओं द्वारा आयोजित एवं वार्षिक वार्ता मंच है। 2011 में छठे EAS सम्मेलन में अमेरिका और रूस को शामिल करने के लिए EAS की सदस्यता 18 देशों तक विस्तारित की गई। एक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दिसंबर 2005 में कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया। आसियान क्षेत्रों में आसियान क्षेत्रीय फोरम, यह विवादों के शांति रूप से समाधान के लिए बातचीत के लिए एक मंच है। इसमें 27 सदस्य देशों का समावेश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाती है। भारत इस फोरम का सदस्य है। ARF की उद्घाटन बैठक 1994 में बैंकॉक में हुई थी। वर्तमान में ARF का सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनई दारुसलाम, कंबोडिया, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ एवं भारत। इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, उत्तर कोरिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर, अमेरिका और वियतनाम। हिंद महासागर रिम संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आयोरा, पहले आयोरा बोला जाता था, IOR या आर्क, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव। आयोरा, जिसे हिंद महासागर रिम पहल और क्षेत्रीय सहयोग के लिए आयोरा के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर के तट के साथ लगने वाले राष्ट्र शामिल है और यह प्रवृत्ति में त्रिपक्षीय है जो सरकार, व्यापार और एकेडमिक प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक संघ लाता है। संगठन पहली बार 1995 में मॉरिशस में हिंदी महासागर रिम पहल के रूप में स्थापित हुआ था और औपचारिक रूप से 1997 में बहुपक्षीय संधि के समापन पर लॉन्च किया गया था। मुख्यालय मॉरिशस। सदस्य एसोसिएशन के 21 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, सोमालिया, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE एवं यमन। उद्देश्य क्षेत्र और सदस्य देशों के सतत एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए अर्थात आयोरा के उद्देश्य आयोरा के भीतर व्यापारिक अवरोधों को कम करने, एक स्वतंत्र बाजार की दिशा में
कदम उठाने और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह को बढ़ावा देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? समकालीन विश्व में इसके प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, विवेचन करें। नैम 2.0 शीत युद्ध का जिक्र। नैम 2.0 के प्रासंगिकता की स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, बढ़ती हुई भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अप्रासंगिक बना दिया, टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व एवं बहुध्रुवीय विश्व सभी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, विवेचन करें। 4D मतलब डी में डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन। शीत युद्ध, जिसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, लेकिन दोनों महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा शस्त्र होड़ चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हमेशा युद्ध होने का भय रहता है और इसलिए युद्ध के प्रभावों से बचने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए एक नई विचारधारा या आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। नैम में सम्मिलित राष्ट्रों ने शीत युद्ध, शस्त्र होड़ एवं तथा सैनिक संधियों में शामिल नहीं होने की नीति अपनाई तथा सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपना स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें। नैम अपनाने के पीछे कारण, शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व दो गुटों में बट रहा था। दोनों गुटों के द्वारा विभिन्न सैनिक संधियों जैसे नाटो, सीएटो, सेंटो, अंजुस, वर्साय इत्यादि विभिन्न देशों के साथ किया गया था, जिससे विश्व में हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी। इसीलिए अगर कोई भी निबोधित स्वतंत्र राष्ट्र किसी गुट में सम्मिलित होता तो उसके ऊपर भी हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती तथा वह स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर पाता। उसे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं नव उपनिवेशवाद का डर बना रहता था। ये सभी नकारात्मक तत्व थे जिसके कारण गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया गया। नैम प्रारंभ करने का सकारात्मक कारण भी था, जैसे महाशक्तियों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा, स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण तथा विश्व शांति स्थापित करने में सक्रिय योगदान। एशिया एवं अफ्रीका में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष को नैतिक एवं आर्थिक मदद तथा पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई जा रहे नस्लवाद, संस्कृति, साम्राज्यवाद का विरोध सम्मिलित है। नैम में वही देश सम्मिलित हुए थे जो हाल के वर्षों में स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात वे स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते थे। इन सभी देशों ने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के अपमान को सहा था। इसीलिए वे सभी साम्राज्यवाद, नस्लवाद, नव साम्राज्यवाद इत्यादि का घोर विरोधी थे। भारत द्वारा नैम अपनाने के पीछे उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भू राजनीतिक तत्व भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत की उत्तरी सीमा पर दो समाजवादी देश चीन एवं सोवियत संघ था, जबकि हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में अमेरिकी प्रभुत्व था। हिंद महासागर के माध्यम से ही भारत का 80% से अधिक व्यापार एवं वाणिज्य होता था। हिंद महासागर में भारत की स्थिति सामरिक महत्व की है। ऐसी स्थिति में भारत यदि किसी एक महाशक्ति के साथ मिलता है तो दूसरी महाशक्ति से उसे हमेशा डर बना रहता। इसीलिए भारत ने निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया है। नैम के उद्देश्य: एक में सभी सदस्य राष्ट्र अपनी नीतियों के निर्माण में स्वतंत्र होंगे। दूसरा, सामान्य युद्ध में कोई भी सदस्य सहभागी नहीं होगा। तीसरा, विश्व शांति की स्थापना की प्रयास। चौथा, दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखने के प्रयास। पाँचवें, सभी राष्ट्र अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। छठा, संयुक्त राष्ट्र को सफलतापूर्वक कार्य करने में सहायता प्रदान करेंगे। सातवें, सभी राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषता: एक में विश्व शांति सुनिश्चित करना, दूसरा अपनी स्वतंत्रता बनाकर रखना, तीसरा सहायता एवं विकास, चौथा महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना, पाँचवें शीत युद्ध में कमी लाना, छठा संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, सातवें निर्णय की स्वतंत्रता, आठवें नैम के कारण शस्त्र होड़ में कमी। नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। द्वितीय सम्मेलन 1964 काहिरा मिस्र में तथा सातवां 1983 नई दिल्ली। में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा दक्षिण संघवाद पर विचार विमर्श किया था। आठवां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे को राजधानी हरारे में रॉबर्ट मुगाबे की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें लीबिया पर अमेरिका हमले की आलोचना की गई तथा नामीबिया के स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के स्वायत्त शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया एवं विरोध तत्व दूर दक्षिण अफ्रीका एकता कोष परिषद की स्थापना की गई थी, जो अफ्रीका एवं अन्य देशों को जातिवाद, नस्लवाद एवं साम्राज्यवाद से लड़ने में सहायता प्रदान कर सके। इसमें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बाह्य संपर्क, पर्यटक आदि की समाप्ति की घोषणा की गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित की गई, जबकि 16वां शिखर सम्मेलन 2012 में तेहरान ईरान में आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने ईरान के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का समर्थन किया तथा अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमला एवं आर्थिक प्रतिबंध का विरोध किया गया। यह शिखर सम्मेलन इस संबंध में भी महत्वपूर्ण था। अमेरिका दबाव के आर्थिक प्रतिबंध का विरोध किया गया और यह शिखर सम्मेलन इस संबंध में भी महत्वपूर्ण था। अमेरिकी दबाव के बावजूद भी अधिकांश सदस्य राष्ट्रों ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को समर्थन किया तथा संभावित हमला के विरुद्ध तृतीय विश्व की एकता प्रस्तुत किया गया। नैम का 17वां शिखर सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में आयोजित किया गया और यह शिखर सम्मेलन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में सम्मिलित न होकर भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, जबकि हमेशा से भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गुटनिरपेक्ष किया है और इससे भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन को भी इंगित करता है और यह भी प्रदर्शित करता है कि वर्तमान विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका में प्रासंगिकता। नैम की उत्पत्ति 1955 की बांडुंग इंडोनेशिया सम्मेलन से माना जाता है, जब एशिया एवं अफ्रीका के 29 देश इस सम्मेलन में उपनिवेशवाद से लड़ने के तरीके तलाशने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें पंडित नेहरू ने कहा था कि यह सम्मेलन एशिया एवं अफ्रीका को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तत्पश्चात 1961 से 27 देशों के प्रतिनिधियों ने बेलग्रेड यूगोस्लाविया में एकत्रित होकर विधिवत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया। पंडित नेहरू भारत, टीटो यूगोस्लाविया, नासिर मिस्र के मुकुरमा घाना के और सुकरानो इंडोनेशिया, यूनो युथांत आंग सान म्यांमार इस आंदोलन के प्रेरक थे। जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब इसके सदस्यों की संख्या 27 थी, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 116 हो गई। महाशक्तियाँ भी इसके सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और इससे इस आंदोलन की महत्व और प्रासंगिकता स्पष्ट होती है। नैम के राष्ट्रों ने अपने प्रथम सम्मेलन में महाशक्तियों से अनुरोध किया कि वह विश्व शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दो तथा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं नस्लवाद की आलोचना कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में